ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026। इंडिया ने अब ट्रिब्यूनल के काम करने के फ्रेमवर्क ही चेंज कर दिया है। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 ने 2021 के लॉ को रिप्लेस कर दिया है। तो इसमें हम दो बातें समझना ज़रूरी है, ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं और गवर्नमेंट ने इसको अब चेंज क्यों किया है। तो ट्रिब्यूनल्स बेसिकली क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप के डिस्प्यूट्स हैंडल करते हैं, जैसे टैक्स मैटर के लिए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, कंपनी रिलेटेड डिस्प्यूट्स के लिए NCLT और एनवायरमेंटल मैटर के लिए NGT। आइडिया सिंपल है, रेगुलर कोर्ट्स ऑलरेडी बहुत ओवरलोडेड हैं, तो स्पेसिफाइड मैटर्स को स्पेसिफाइड बॉडीज़ हैंडल करें ताकि केसेस रिलेटिवली फास्ट और एक्सपर्ट मैनर में डिसाइड हो सके। तो ये चेंज अब क्यों हुआ है? इसका एक इम्पॉर्टेंट पर्पस है ट्रिब्यूनल की फंक्शनिंग को सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के साथ अलाइन करना। इसलिए पार्लियामेंट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 पास किया है जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 को रिप्लेस करता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी है, ट्रिब्यूनल मेंबर्स के अपॉइंटमेंट और टेन्योर में गवर्नमेंट का कितना रोल होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रिब्यूनल को इंडिपेंडेंट जस्टिस देना है तो उसकी इंडिपेंडेंस भी इंश्योर होना ज़रूरी है। तो 2021 लॉ को रिप्लेस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? 2021 का लॉ भी कंट्रोवर्सी में रहा है, स्पेशली ट्रिब्यूनल मेंबर्स के अपॉइंटमेंट और उनके टेन्योर को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट केसेस में ऐसे प्रोविजन पर कंसर्न्स रेज किए थे जो ट्रिब्यूनल के इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर रहे थे। तो ब्राउडर इशू ये है कि एफिशिएंसी भी चाहिए लेकिन जुडिशियल इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और इसी बैलेंस को मेंटेन करना ट्रिब्यूनल रिफॉर्म का कोर चैलेंज है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ट्रिब्यूनल का काम सिर्फ लीगल टेक्निकलिटी नहीं है, टैक्स डिस्प्यूट्स, कंपनी मैटर्स, इन्वायरमेंटल केसेस और सर्विसेज डिस्प्यूट जैसे थाउजेंड्स ऑफ मैटर इन्हीं स्पेशलाइज बॉडी के थ्रू डील होते हैं। अगर ट्रिब्यूनल एफिशिएंटली और इंडिपेंडेंटली काम करते हैं तो रेगुलर कोर्ट्स का बर्डन भी कम हो सकता है और जस्टिस डिलीवरी फास्टर हो सकती है। तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 2 ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और गवर्नेंस एफिशिएंसी के साथ इस टॉपिक को कनेक्ट किया जा सकता है। तो बेसिक क्वेश्चन ये है कि ट्रिब्यूनल जस्टिस डिलीवरी को फास्टर बना सकते हैं, लेकिन उनके इंडिपेंडेंस को कैसे इंश्योर किया जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। दुनिया में वाइल्ड लाइफ एशियाटिक लायन सिर्फ एक ही जगह मिलते हैं, वो है इंडिया के गुजरात में, और अब उनकी लेटेस्ट पॉपुलेशन काउंटिंग के नंबर्स सामने आ गए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक्चुअली इंडिया की कंजर्वेशन एफर्ट्स की एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है। साथ ही पॉपुलेशन के सामने एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। अब समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। गुजरात के गिर लैंडस्केप में 16th एशियाटिक लायन पॉपुलेशन की एस्टिमेशन कंप्लीट हुई है, उनकी काउंटिंग कंप्लीट हुई है और उस काउंटिंग में टोटल 891 लायंस रिकॉर्ड किए गए हैं। अब यहाँ एक चीज़ समझना ज़रूरी है, एशियाटिक लायंस अफ्रीकन लायंस से अलग सब स्पीशीज़ है, और आज के टाइम में वाइल्ड एशियाटिक लायंस दुनिया में सिर्फ गुजरात के गिर लैंडस्केप में सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब अगर आप वाइल्ड एशियाटिक लायन देखना चाहते हो तो दुनिया में बेसिकली एक ही नेचुरल पॉपुलेशन है, वो है गिर फॉरेस्ट, और ये पॉपुलेशन हमेशा इतनी स्ट्रांग नहीं थी। 20वीं सेंचुरी की बिगनिंग में एशियाटिक लायंस की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी, पॉपुलेशन बहुत ही कम रह गई थी, लेकिन प्रोटेक्शन, हैबिटेट कंजर्वेशन और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट एफर्ट्स की वजह से ये नंबर अब ग्रेजुअली रिकवर हो रहे हैं। इसलिए 891 का फिगर सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ सेंसस का नंबर नहीं है, ये डिकेड लॉन्ग कंजर्वेशन एफर्ट्स का रिजल्ट भी है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब सोचो अगर किसी स्पीशीज़ की पूरी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एक ही जोग्राफिकल एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है तो रिस्क कितना बड़ा हो सकता है। अगर गिर लैंडस्केप में कोई मेजर डिसीजेज आउटब्रेक हो जाए या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए या हैबिटेट को कोई सीरियस डैमेज हो तो पूरी वाइल्ड पॉपुलेशन एक साथ ही वल्नरेबल हो सकती है। तो ये है सिंगल लोकेशन पॉपुलेशन रिस्क, और इसी वजह से ग्रेटर गिर लैंडस्केप इंपॉर्टेंट है। लायन अब सिर्फ कोर प्रोटेक्टेड एरियाज़ तक लिमिटेड नहीं है, उनका रेंज और सराउंडिंग एरियाज़ काफ़ी बढ़ चुका है। एक तरफ ये पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब पॉपुलेशन हेल्दी है और अवेलेबल हैबिटेट में स्प्रेड कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ चैलेंज भी है। जब लायंस ह्यूमन सेटलमेंट्स और एग्रीकल्चर एरियाज़ के क्लोजर आ जाते हैं तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क बढ़ जाता है। तो कंजर्वेशन का चैलेंज अब सिर्फ लायन को प्रोटेक्ट करना ही नहीं है, ह्यूमन कम्युनिटीज़ और लायन के बीच कोएग्जिस्टेंस मैनेज करना भी है और कोएग्जिस्टेंस को बढ़ाना भी है। तो इंडिया इस इशू पर क्या कर रहा है? इंडिया ने लायन कंजर्वेशन के लिए मल्टीपल अप्रोचेस यूज़ किए हैं। गिर के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना, पोचिंग कंट्रोल करना, वेटरनिटी केयर प्रोवाइड करना और लोकल कम्युनिटीज़ को कंजर्वेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व करना। लेकिन एक आइडिया काफ़ी टाइम से डिबेट में है कि लायंस को दूसरे सूटेबल हैबिटेट में शिफ्ट कर देना चाहिए। सबसे प्रोमिनेंट प्रपोजल है कुनू नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। बेसिक लॉजिक सिंपल है, अगर एशियाटिक लायंस की एक सेकेंड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन स्टैब्लिश हो जाती है दूसरे नेशनल पार्क्स में तो पूरी स्पीशीज़ एक ही लोकेशन पर डिपेंड नहीं रहेगी, और अगर फ्यूचर में गिर को कोई मेजर थ्रेट भी होता है तो दूसरी पॉपुलेशन एक काइंड ऑफ सेफ्टी बैकअप प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन ये इशू सिर्फ एनिमल को एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में शिफ्ट करने जितना सिंपल नहीं है। हैबिटेट सूटेबल होना चाहिए, प्रे बेस्ड मैनेजमेंट, डिसीजेज रिस्क और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जैसे मल्टीपल इश्यूज़ भी हैं। तो इसलिए ये कंजर्वेशन पॉलिसी में एक लॉन्ग रनिंग डिबेट बना हुआ है।
तो यूपीएससी में JS3 एनवायरनमेंट के अंदर आप इसको स्पीशीज़ कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट मैनेजमेंट और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के साथ आप जोड़ सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पॉइंट ये है कि कंजर्वेशन में सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाना इनफ नहीं होता, पॉपुलेशन सिक्योर और जोग्राफिकली रेजिलिएंट भी होना चाहिए। इसलिए एशियाटिक लॉयन का केस एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि कंजर्वेशन सक्सेस के बाद भी न्यू चैलेंजेस कैसे इमर्ज हो सकते हैं। तो अब सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को महाराष्ट्र एफडीए ने नोटिस भेजा है। रीज़न ये है कि इन एक्टर्स ने विमल इलायची का एडवर्टाइजमेंट किया था। एफडीए का एलिगेशन है कि ये एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्टली विमल पान मसाले का प्रमोशन कर रहा है। यहीं से सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का इशू आता है। तो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट है क्या? तो सिंपल एग्जांपल समझो, अगर किसी प्रोडक्ट जैसे पान मसाला, निकोटीन या टोबैको का डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट मार्केट में अलाउ नहीं है, तो कंपनी उसी ब्रांड नेम और उसी सिमिलर ब्रांड के साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट एडवर्टाइज करती है। जैसे विमल इलायची का एडवर्टाइजमेंट दिखाओ, लेकिन ऑडियंस को ब्रांड देखते ही विमल पान मसाला याद आ जाए। इसी को ब्राउडली सरोगेटरी एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। एफडीए का सवाल है, क्या इलायची का एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली इलायची बेचने के लिए हो रहा है या इनडायरेक्टली बैन और रिस्ट्रिक्टेड पान मसाला बेचने के लिए हो रहा है? तो तुकाराम मुंडेसर का रोल क्या है? तुकाराम मुंडेसर महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। उनकी इमेज एक स्ट्रिक्ट और एक्शन ओरिएंटेड ऑफिसर की बनी हुई है। उनके 21 साल के करियर में 25 बार उनका ट्रांसफ़र हुआ है। इसी वजह से वो काफ़ी फेमस भी रहे हैं। 2026 में उन्होंने महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए के कमिश्नर का चार्ज लिया। एफडीए का बेसिक काम क्या है? फूड सेफ्टी चेक करना, एडल्ट्रेशन पर एक्शन लेना, अनसेफ फूड प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट एनफोर्समेंट करना, फूड बिजनेसेस और मैन्युफैक्चरर्स को रेगुलेट करना। फिर ये बात सेलिब्रिटीज़ तक कैसे पहुंची? मुंडेसर के एफडीए ने फूड सेफ्टी और प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट क्रैकडाउन स्टार्ट किया। इसी प्रोसेस में विमल इलायची एडवर्टाइजमेंट भी स्क्रूटनी में आई। एफडीए ने कहा कि एडवर्टाइज से विमल पान मसाला ब्रांड की रिकॉल क्रिएट हो रही है, इसलिए एक्टर्स को शो कॉज नोटिस दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोटिस मिलना मतलब ये नहीं कि एक्टर्स ऑलरेडी गिल्टी प्रूव हो गए हैं। नोटिस का सिंपल मतलब है, आप एक्सप्लेन कीजिए कि आपका रोल इसमें क्या है और आपने एडवर्टाइजमेंट क्यों किया। उसके बाद अथॉरिटी रिस्पॉन्स देखेगी और फर्दर एक्शन डिसाइड करेगी। तो क्या एक्टर्स को पर्सनली एफडीए ऑफिस जाना पड़ेगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। शो कॉज नोटिस का मतलब जनरली पहले रिटन एक्सप्लेनेशन होता है। अगर एफडीआई को ज़रूरत लगे तो पर्सनल हियरिंग भी हो सकती है। तो मुंडेसर के एफडीए ने फूड सेफ्टी के नाम पर मल्टीपल एस्टैब्लिशमेंट और मैन्युफैक्चरर्स के अगेंस्ट एक्शन लिया है। फॉर एग्जांपल, पुणे की गुरु नानक डेयरी एंड स्वीट्स, कस्टमर्स को वहाँ के प्रोडक्ट्स खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हुई थी और कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसके बाद महाराष्ट्र एफडीए ने सैंपल्स टेस्ट किए जो अनसेफ आए और एस्टैब्लिशमेंट का फूड सेफ्टी लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन बाद में री इंस्पेक्शन में शॉप ने 36 में से 35 पैरामीटर्स करेक्ट कर लिए, यानी 98% कॉम्प्लाइंस अचीव कर लिया। इसके बावजूद भी लाइसेंस सस्पेंड ही रहा और मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने एफडीए के एक्शन को ओवरबोर्ड माना। कोर्ट ने महाराष्ट्र एफडीए को 5 लाख कंपनसेशन देने का ऑर्डर दिया और गुरु नानक डेयरी एंड स्वीट्स को रीओपन करने की परमिशन दी। लेकिन मुंडेसर ने एक्शन को डिफेंड किया। उनका कहना था कि इनिशियल क्रैकडाउन जस्टिफाइड था क्योंकि उनका फूड खाने के बाद ही फूड पॉइजनिंग इंसिडेंट हुआ था और लेबोरेटरी रिपोर्ट्स में प्रोडक्ट अनसेफ आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि रिटर्न ऑर्डर आने के बाद वो एग्जामिन करेंगे और उसके बाद डिपार्टमेंट फर्दर लीगल ऑप्शन पर डिसीजन लेगा। तो यहाँ कंट्रोवर्सी क्यों हुई? सपोर्टर्स कहते हैं कि फूड सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। अगर रूल्स ब्रेक हुए हैं तो सेलिब्रिटीज़ हो या नॉर्मल बिजनेस, सेक्शंस होना चाहिए। क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट है कि एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लेकिन वो प्रोपोर्शनेट हो और लीगली साउंड भी होना चाहिए। इसलिए कोर्ट भी कुछ केसेस में अथॉरिटीज़ को बैलेंस और रियलिस्टिक अप्रोच रखने की बात कर सकता है। तो यूपीएससी के एंगल से इस स्टोरी को सिर्फ आईएएस ऑफिसर वर्सेस सेलिब्रिटी की तरह नहीं देखना चाहिए। इसमें रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी प्लस पब्लिक हेल्थ प्लस एथिक्स, जीएस पेपर 2 में रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस और गवर्नेंस से इस टॉपिक को कनेक्ट किया जा सकता है। और जीएस पेपर 4 में इंटीग्रिटी, पब्लिक सर्विसेज वैल्यूज़, करेज ऑफ कन्विक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी से ये टॉपिक कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को नोटिस की स्टोरी नहीं है, ये क्वेश्चन है कि बैंड और रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजमेंट्स रूल को इनडायरेक्टली बाईपास कैसे कर रहे हैं। इस बात पे ज़्यादा एक्शन होना चाहिए। तो आप इन इश्यूज़ पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में दीजिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।